हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग अकेडमी पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आपका कोई भी मित्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हर रविवार को एक एग्जाम को कवर करते हैं, जिसमें हम एग्जाम की डिटेल जानते हैं, एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं, एग्जाम की वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने लास्ट संडे एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन को वहाँ पर डिटेल्स में जाना था। उसके बारे में हमने जानकारी देखी थी कि किस प्रकार से क्या क्या हमें वैलिड है हमारे लिए, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। उसका फॉर्म अभी 14 अक्टूबर तक फिलअप किया जा रहा है। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने चाहते हैं तो उससे पहले हमारी वीडियो को जरूर देखें, जो कि लास्ट रविवार को हमने अपने चैनल पर अपलोड की थी। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन नाम से, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि आज रविवार है, संडे है, तो आज हम यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 में इसकी वैकेंसी आने की संभावना है। उसके एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2021 की नोटिफिकेशन के आधार पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं अपनी यूपीएसआई की 2025 में वैकेंसी आने की संभावना है, उसमें क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। यूपीएसआई की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की फुल फॉर्म है, दरोगा भर्ती बोलते हैं इसे। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन, मतलब ये अपना फायरमैन, द्वितीय अधिकारी, वेतनमान, जो वेतनमान उनका इतना होता है 93 से 34,800 तक, 34,800 तक ग्रेड पे। इसका ग्रेड पे कितना होता है? 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब है। बहुत ही शानदार जॉब है उत्तर प्रदेश में। एसआई की बहुत शानदार जॉब उत्तर प्रदेश में। एसएससी सीजीएल के बाद अगर किसी इंस्पेक्टर की बात की जाती है तो वो दरोगा भर्ती की बात की जाती है किसी भी राज्य में। ये बहुत शानदार जॉब है। इसमें आपको डबल स्टार मिलता है, आपको रुतबा मिलता है, आप इसमें थाने में पोस्टेड रहते हैं। सब इंस्पेक्टर जो रहता है वो इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है, अब जब तक उसका प्रमोशन नहीं होता इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। तो इसका 4200 ग्रेड पे है। ये अच्छी भर्ती है, आपकी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इसकी संभावना है कि 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बाकी क्या है, इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। इलेक्शन 2027 में है। इसमें क्या ट्रेंड चलता है, इसमें एक गवर्नमेंट अपने एक कार्यकाल में एक बार ही नोटिफिकेशन जारी करता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का। 2016 में नोटिफिकेशन आया था। 2016 में नोटिफिकेशन आया, 2016-17 में यूपीएसआई नोटिफिकेशन आया था, जो अखिलेश गवर्नमेंट थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय आया था। उसके बाद 2021 में योगी जी, बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, इसमें योगी जी ने हमारे नोटिफिकेशन जारी किया था। 2022 के बाद फिर से बीजेपी रिपीट हुई है, पर 2022 से नया कार्यकाल स्टार्ट हो गया है बीजेपी का। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर जारी करें अपनी इस कार्यकाल में जल्द से जल्द। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थी हेतु 400 रुपये आवेदन शुल्क ली जाती है आपसे, मतलब 400 रुपये आपको फीस के रूप में देने होंगे। 2017 में भी 400 रुपये थे, 2021 में 400 रुपये थे, और 2025 या 26 से जब भी वैकेंसी आती है, अगर 400 रुपये से ज़्यादा होता है या कम होता है तो हम आपको उसके बारे में जरूर अपडेट देंगे जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यूपी पुलिस एसआई का। इसके लिए शैक्षिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसको देख लेते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस एवं प्लेटून कमांडर पीएसी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, कुछ भी किया हो, बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, या नर्सिंग किया हो, या कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके, मतलब ग्रेजुएशन है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज की कोई वैधता नहीं होती, परसेंटेज की कोई वैलिडिटी नहीं होती। आप खाली ग्रेजुएशन किया हो, आपने सिंपल ग्रेजुएशन, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। किस किस पोस्ट के लिए? सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएसी पद के लिए। इसका देख लेते हैं। जो अग्निशमन फायर ब्रिगेड वाली फोर्स है हमारी, उसके लिए क्या, उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। उसमें आपको ग्रेजुएशन किया हो आपने विज्ञान स्ट्रीम में, मतलब साइंस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आप इस साइंस स्ट्रीम से स्नातक या ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त करते हैं। इनकी टिप्पणी क्या है? टिप्पणी इनका नोट है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब जो शैक्षिक अर्हता है वो लास्ट तिथि से, किसकी, जब फॉर्म फिल होता है उसकी प्रथम तिथि से जो लास्ट अंतिम तिथि होती है, जब तक आपके पास सारी योग्यता, सारी अर्हता, सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद का कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी मार्कशीट आपकी वैलिड नहीं होती। लास्ट डेट तक आपके पास सारी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, आपके पास लास्ट डेट तक सारी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। जो आपके पास एलिजिबिलिटी है, जो आपकी अर्हता मांगी गई है, क्वालिफिकेशन, उसके प्रमाण पत्र, उसकी मार्कशीट, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो कि भर्ती बोर्ड नियत करता है अंतिम तिथि पर। अंतिम निर्णय किसका होता है इसमें? भर्ती बोर्ड का। अधिमान्य अर्हताएं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है? अधिमान्य अर्हता की कोई अंक नहीं होंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के कोई इसमें अंक नहीं होते, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमान्य अर्हता के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। कहने का क्या मतलब है? अगर अधिमान्य अर्हता का मतलब है कि आपके पास अगर इनमें से 3 में से 1, 2, 3 जो क्वालिफिकेशन दी गई है, जो इसमें अधिमान्य अर्हता है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपके पास यदि ये है 3 में से कोई भी, तो अगर आप किसी व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के अंक बराबर पाए जाते हैं, तो आपको इसमें वरीयता मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन के लिए, कि आपका सिलेक्शन इसमें पहले किया जाएगा यदि आपके पास इन 3 में से कोई भी उपाधि या अर्हता है। डॉइक या नेल्ट सोसाइटी से आपने कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का सेवा की हो, मतलब 2 वर्ष तक आपने सेवा दी हो सेना में, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, मतलब एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए वैलिड है। अगर आप इनमें से 3 में से कोई भी अर्हता रखते हैं तो आप जरूर इसमें भरें, जरूर फिल करें। यदि किसी व्यक्ति के इसमें बराबर अंक पाए जाते हैं तो इसमें आपको छूट मिलती है, आपको इसमें वरीयता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है सिलेक्शन के अंतिम चयन में। इसके लिए आयु क्या है? आयु यू आर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष। मतलब आपकी अगर एज 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी और 28 वर्ष से अधिकतम नहीं है यू आर कैटेगरी में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फॉर्म 1 जुलाई से पहले आता है, तो अगर जुलाई से पहले आता है 1 जुलाई से, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो काउंट होती है वो 1 जुलाई से काउंट होती है किसी भी ईयर में। अगर 1 जनवरी से पहले आता है, जुलाई के बाद आता है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से काउंट होती है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में 21 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष अधिकतम है। कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें 5 साल का इलेक्शन है, तो आप 5 साल से अतिरिक्त फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 28, 5, 33 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप कैटेगरी रिजर्वेशन चाहते हैं तो। यदि आप कैटेगरी रिजर्वेशन में आते हैं तब आयु का ये है सारा खेल। आगे देखते हैं, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा इसकी क्या है? पहले ऑफलाइन परीक्षा होती थी 2015 तक, फिर 2015 में एक संशोधन हुआ, एक नियमावली बनी कि अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा इसकी आयोजित की जाएगी। 2017 में इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। पहले लिखित परीक्षा 2017 में आयोजित की गई। 2017 वाली लिखित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में चीटिंग हुई, इसमें तत्व शामिल थे, जिस वजह से धांधली हुई परीक्षा में, इस वजह से उसे कैंसिल करके सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश अनुसार दोबारा उसका परीक्षा कराई गई 2019 में, 2018-19 में। तो 2017 वाली परीक्षा 18-19 दोबारा से ऑनलाइन हुई, फिर 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आयोजित की थी 2021 में। तो मतलब 17 वाली परीक्षा, 2021 वाली परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई है। उससे पहले 2015 वाली वैकेंसी तक ऑफलाइन परीक्षा होती थी, क्योंकि नियमावली चेंज की गई 2015 में, इसलिए अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये लिखित परीक्षा आपकी 400 अंकों की होती है, 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे, मतलब 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 अंक की होती है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 अंक का होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 400 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है आपकी। प्रत्येक प्रश्न ढाई ढाई अंक का होता है। अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं या कोई गलत उत्तर दिया है तो आपका कोई अंक नहीं कटा जाएगा। मतलब आपने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, छोड़ दिया आपने, या आपको नहीं बताया, या आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया, तो आपको नकारात्मक अंक कोई नहीं काटा जाता है। इसमें निगेटिव मार्क की नहीं होती है, बस पॉजिटिव मार्क आपको 2.5 अंक मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 अलग अलग विषय से प्रश्न पत्र होंगे। 4 विषय पूछे जाएंगे आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। वह कौन कौन से होंगे अगली स्लाइड में हम देखते हैं उसको। देखिए किस प्रकार 4 विषय होंगे, 1, 2, 3, 4। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, दूसरा मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इंटेलिजेंस रीजनिंग। 40-40 सभी में होंगे, 160 प्रश्न टोटल होते हैं। इसमें कितने? 160 प्रश्न होते हैं टोटल। 400 मार्क्स का ये परीक्षा होगी आपकी। 400 मार्क्स की परीक्षा होगी, 40-40 अंक का आपका पोर्शन होगा। प्रत्येक किस प्रकार से होंगे? 160 प्रश्न आपके टोटल होते हैं, 400 अंकों के होते हैं, 40-40 प्रति सेक्शन से पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। तो इस प्रकार से अधिकतम प्रत्येक सेक्शन से 100 अंक का होता है। 2 घंटे 120 मिनट आपको इस परीक्षा को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 120 मिनट में आपको ये परीक्षा हल करनी होगी, आपको कंप्लीट अपने उत्तर देने होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि, एक से अधिक वालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी।
अभ्यर्थियों की संख्या, कहने का क्या मतलब है, अभ्यर्थियों की संख्या 10 से 15 लाख हो सकती है। 2021 वाली वैकेंसी में लगभग 12 लाख आवेदन किए गए थे, 7 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो वहां पे क्या था, अलग अलग पालियों में अलग अलग दिन अलग अलग तिथियों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। वहां पर कुल 18 दिन परीक्षा हुई थी, 54 शिफ्टों में हुई थी। प्रत्येक दिन एक दिन में 3 शिफ्ट आयोजित की थी, मतलब 18 से 54, टोटल 54 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई थी। तो कहने का क्या मतलब, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, अलग तिथि पे होगी, अलग दिन होगी, अलग प्रकार से पूछे जाएंगे प्रश्न वहां पे। इसी प्रकार से प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, मतलब सारी शिफ्टों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, रिपीट नहीं होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों, एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का सामान्यकरण किया जाएगा। फिर सामान्यकरण का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अलग अलग तिथियों पर परीक्षा होती है ना, तो पेपर का लेवल कभी अप डाउन जाता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी हार्ड, कभी इजी, कभी मॉडरेट। तो उन सबको क्या जाता है, फिर सामान्यकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उन्हें एवरेज किया जाता है। जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे अधिक होता है उसके मार्क्स घट सकते हैं, जिस शिफ्ट का सबसे कम मार्क्स एवरेज होता है उसका देखा गया है नॉर्मली कि मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, एक लब्धता लाने के लिए, मतलब सामान्यता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसमें कौन सा मेथड लगता है आपका, सामान्य का नॉमिनेशन कौन सा मेथड लगता है, इक्वी परसेंटाइल मेथड। इक्वी परसेंटाइल मेथड यूपी पुलिस के सारे एग्जामों में मेथड यहाँ पे फॉलो किया जाता है इक्वी परसेंटाइल के अंतर्गत। तो यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल से नॉमिनेशन के माध्यम से इस परीक्षा को कंप्लीट किया जाता है। आगे देखते हैं, सेवा नियमावली में सप्तम संशोधन के अनुसार, तो सेवा नियमावली का सप्तम संशोधन 2015 में आयोजित 2015 में किया गया था। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब क्या नियमावली में संशोधन किया गया था, तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। दूसरा संशोधन क्या हुआ था, दूसरा पॉइंट, 35% आपको प्रत्येक विषय में लाने होंगे, प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक लाने होंगे, मतलब 40 में से आपको 13 से 14 प्रश्न जरूर हल करने होंगे सही वाले। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप परीक्षा के लिए आगे के स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और टोटल 400 अंक की परीक्षा में से 200 अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, आप अगली परीक्षा के लिए, अपनी अगले स्टेज की, इस परीक्षा के अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं प्राप्त कर पाते तो आप यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिए जाते हैं। उपरोक्त परिस्थिति के अधीन जहां कहीं इसी शब्द में अंक आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यकृत मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थी के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 35% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने के हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझ होंगे कि 35% प्रत्येक सेक्शन वाइज लाना होगा, 50% ओवरऑल लाना होगा। ठीक है, तो आपकी जो मेरिट बनती है, आपका ड्रॉ मार्क्स जो आपको टोटल मार्क्स प्राप्त करते हैं प्लस नॉर्मलाइजेशन, या तो आपका घटा हुआ मार्क्स है या बढ़ा हुआ मार्क्स है, सारे जुड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल आपका स्कोर कार्ड जारी होता है। उसमें क्या होता है, 35% आपको सेक्शन वाइज और 50% ओवरऑल लाने अनिवार्य होते हैं। इसमें क्या गया था, 2017 की परीक्षा में क्या किया गया था, 50% यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ था, 50% ओवरऑल कट ऑफ था। 50% सेक्शनल कट ऑफ था, तो वहाँ पे जीएस काफी हार्ड पूछा गया था, जिस वजह से बच्चे जीएस में काफी बच्चे बाहर हुए थे। इस वजह से वहाँ पे 15% घटा के 35% करना पड़ा। नहीं तो 2021 वाली वैकेंसी है, जब हमारी 2025 वाली वैकेंसी आएगी तो शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि यही हमारा क्राइटेरिया फॉलो होगा वहाँ पर, कि 35% 50% वाला। अगर कुछ चेंजेस होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर अपडेट दी जाएगी जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आगे देखते हैं, संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंकों, मतलब जो आपके मार्क्स होंगे, मूल अंक रो मार्क्स होंगे, का प्रथमतः सामान्यीकरण मतलब नॉमिनेशन करेगा। अंतिम कुल नॉमिनेशन अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के नॉमिनेशन अंकों के जोड़कर की जाएगी। मतलब पहले आपके रो मार्क्स होगा, उसको देखा जाएगा, फिर उसमें आपके नॉमिनेशन मार्क्स जुड़ेंगे या घटेंगे, वो किया जाएगा, टोटल आपके फाइनल मार्क्स इस प्रकार से जारी किए जाएंगे। आगे देखते हैं, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब आपकी जो समीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका पीईटी पीएचटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो कैसा होगा वो देख लेते हैं। जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठेंगे उनमें से जो सफल होंगे उन्हें नॉमिनेशन प्राप्त होंगे, नॉमिनेशन अंक के बाद श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मान्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कहने का क्या मतलब है, जब आप ऑनलाइन लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक से पास कर लेते हैं तो आपका उसका नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, अभिलेख आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका शारीरिक मानक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, आपको उसमें उपस्थित होना होगा। क्या होगा, जिस प्रकार से वैकेंसी आती है बोर्ड उसके सापेक्ष 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बुलाता है, उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चों को बुलाया जाता है। उस प्रकार से आगे के प्रारूप को तैयार किया जाता है, उस प्रकार से नेक्स्ट स्टेज की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्याओं के ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, शारीरिक मानक परीक्षा पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिमेंट्री टेस्ट, ये क्या होता है देख लेते हैं।
पुरुषों हेतु हाइट ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर। मतलब यूआर कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट में हाइट अनिवार्य है। 168 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट है तो आप इस परीक्षा के लिए वैलिड नहीं है। अनुसूचित जाति SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर आपके लिए मिनिमम ऊंचाई होना जरूरी है पुरुषों में। सीना चेस्ट सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर तथा बिना फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब आपका चेस्ट जो होगा मेल का, अगर आप यूआर कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में तो आपको 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए बिना फुलाव के, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जाति ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए नॉर्मल और 82 फुलाने के बाद लगभग 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो आपको 5 सेंटीमीटर सीनियर को अपने फुलाना होगा। ये होगा पुरुषों की बात। अब करते हैं महिलाओं की बात। महिलाओं हेतु फीमेल कैंडिडेट हेतु आपकी हाइट कितनी होगी? यूआर या आप अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। अनुसूचित जाति ST SC के लिए 147 सेंटीमीटर, मतलब 147 सेंटीमीटर ST SC कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 147 सेंटीमीटर हाइट के साथ अपनी फॉर्म को फिल कर सकती हैं वो। वजन महिलाओं के लिए चेस्ट चेस्ट मतलब सीना उनका नहीं नापा जाता है, उसका मेजरमेंट नहीं होता है। महिलाओं का क्या होता है? महिलाओं का वेट मापा जाता है कि वेट उनका कितना है। तो न्यूनतम आपका 40 ग्राम वेट होना अनिवार्य है इस परीक्षा के लिए। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ओबीसी यूआर और अनुसूचित SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर, साथ ही 40 किलोग्राम आपका वेट होना अनिवार्य है किसी भी कैटेगरी के लिए। वेट आपके लिए 40 किलोग्राम होगा ऑल कैटेगरी के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, जब इस वाली परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए भारतीयों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की कार्यकारी प्रकृति की होगी। ये एक नेचुरल क्वालिफिकेशन होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलती आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में। वो क्या है इस प्रकार से हम देख लेते हैं आगे उसको। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का क्या मतलब है इनका? पुरुष या मेल कैंडिडेट का 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला या फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। यदि आप इस समय सीमा के भीतर इस दौड़ को, इस रेस को, इस रनिंग को पूरा नहीं कर पाती है तो आप इस भर्ती के आगे के स्टेज के लिए पात्र नहीं होंगे, आप वहीं से डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाएंगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे यथा आवश्यकता समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित की जाएंगी। जो आपका बोर्ड होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे? जो आपका डिप्टी कलेक्टर या आपका मजिस्ट्रेट जो वहां पर डिसाइडेड करेगा उस समिति में वो मेंबर होंगे, ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जब आपने परीक्षा पास कर ली उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका आपका दौड़ भी पूरी कर लिया, आपके सभी क्वालिफिकेशन पूरा हो गया, सीना भी नप गया, आपका लंबाई भी नप गया, आप सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो लास्ट में आपका चिकित्सा परीक्षा मतलब मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाता है। चयन सूची में स्थान रखने वाली, चयन सूची मतलब जो मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आपका उसमें नंबर है, आपका उसमें स्थान है तो नियुक्त प्राधिकारी मतलब जो भी प्राधिकारी होगा उसके सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, आप उस मेडिकल चिकित्सा में भाग करेंगे। ठीक है, उस प्रकार से आप क्या करेंगे? मेडिकल अपना टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। मेडिकल टेस्ट में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा नाम, और अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसलिए आपका मेडिकल फिट होना भी अति आवश्यक है, तो आप अपने मेडिकल पर ध्यान रखिए। आगे देखते हैं परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम। अभी हमने परीक्षा का प्रारूप जान लिया, तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी हमारी, 400 अंकों की होगी, 2 घंटे मिलेंगे, 160 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। नेगेटिव मार्क इस परीक्षा में कोई नहीं होती है। तो उसके 4 सेक्शन थे, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान और अपना रीजनिंग। तो उनके हम जो हमारा विस्तृत सिलेबस पाठ्यक्रम आयोग द्वारा जारी किया गया, भर्ती बोर्ड द्वारा, उसको देख लेते कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन सबको अगर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अब से थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप SI की भर्ती के प्रवेश की भर्ती परीक्षाओं के पेपर को देखिए, आपसे पता चलेगा कि किस सेक्शन से किस टाइप के, किस लेवल के, किस अनुमान तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक है, सामान्य हिंदी को जान लेते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी।
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द, शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विरामचिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार। पहले में हिंदी और अन्य भारतीय मतलब हिंदी के बारे में जाना जाएगा, हिंदी के अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। हिंदी व्याकरण मतलब कंप्लीट आपको व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। इन टॉपिक के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोध में गद्यांश पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध कवि, जो भी कवि है प्रसिद्ध, सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, मीराबाई, महादेवी वर्मा, ये सारे प्रसिद्ध कवि हैं, कवित्री हैं, लेखक लेखिका, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार है, अवार्ड है, साहित्य सम्मान है, व्यास सम्मान है, ज्ञान पुरस्कार है, सलाह का सम्मान है, सोवियत पुरस्कार है, इन सबसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बनते हैं यहाँ से। विविध, विविध का मतलब जो भी हिंदी में इसके अलावा कुछ भी बचता है वो सारे यहाँ से आयोग कुछ भी पूछ सकता है, तो मतलब आपको कंप्लीट हिंदी सिलेबस की तैयारी करनी होगी। और यदि आप यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हिंदी के हमने अपने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए। प्रथम अध्याय हमारा हिंदी वर्णमाला था, जिसकी 3 क्लासें हमने कवर की थी। हिंदी वर्णमाला के अनुसार संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद हमने 2 क्लासों में 50-50 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी, मतलब कुल 100 प्रश्नों की। और फिर हमने पार्ट 2 अध्याय 2 अपने ब्राह्मचिन्ह को कंप्लीट किया 3 क्लासों में। उसकी प्रथम प्रैक्टिस क्लास की पहली क्लास में 40 प्रश्न हल कर चुके हैं। उसकी सेकंड क्लास कल मिलेगी आपको 40 से 50 प्रश्नों को, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे सामान्य हिंदी का वहां से अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए। या अपने मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर जीएस की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है, तो आप वहां से हमारे जीएस को भी कवर कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। हमारा दूसरा पार्ट क्या था? मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। मूल विधि आपको नया शब्द दिखाई दे रहा होगा। मूल विधि क्या है? कानून न्याय है। जो पहले आईपीसी सीआरपीसी था, अब उसका नाम बीएनएस और बीएनएसएस हो गया है। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी का नाम चेंज करके अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस कर दिया गया है। ठीक है, और संविधान, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस। तो मूल विधि में क्या क्या आता है? भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजाति के सदस्य आदियों का संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, पीआई, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राज्य संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये हमारा मूल विधि का सिलेबस है, जो हम इसे कवर करेंगे मूल विधि में। ठीक है, अगर आप मूल विधि की कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। आदित्य सिंह यूपीएसआई जो सब इंस्पेक्टर है करंटली, आप उनकी मूल विधि को देख सकते हैं। वहाँ पे वो अच्छा काफी पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से मूल विधि को कवर कर सकते हैं। वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं मूल विधि पार्ट को, क्योंकि मूल विधि और संविधान से लगभग 20 से लेकर 25% प्रत्येक शिफ्ट में कवर किए जाते हैं। और 15 से 16% अदर सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान बचता है शेष, वहाँ से किए जाते हैं। अगर आपने मूल विधि और संविधान पार्ट को अच्छा कर लेते हैं तो आप आसानी से जीएस सेक्शन में 28 से लेकर 30 प्रश्नों को नॉर्मल तरीके से हल कर सकते हैं। तो आप मूल विधि और संविधान सबसे ज्यादा फोकस करें आप, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे यूपीएसआई में जीएस का। नंबर 2, संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। मतलब संविधान से आपको संविधान का बेसिक पता चाहिए, संविधान का इतिहास पता होना चाहिए, संविधान का उद्देश्य पता चलना चाहिए, उद्देश्य के बारे में पता चलना चाहिए, भारत का पहला भाग पता चलना चाहिए, मौलिक अधिकार, नीति निषेध, मूल कर्तव्य, संसदीय नीति है, केंद्रीय राज्य सरकार के बीच संबंध, अनुसूचियां और ये भाग। संविधान को आप, क्योंकि संविधान से 15 से 16 प्रश्न बनते हैं प्रत्येक शिफ्ट में, तो आप संविधान का संपूर्ण सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी 8 से 10 महीना आपकी परीक्षा में न्यूनतम है होने में। अगर 2025 में नोटिफिकेशन जारी होता है तब, नहीं तो अभी आपके पास काफी समय, आप मूल विधि, संविधान, जीएस और सारे सेक्शन को कवर कर सकते हैं आसानी से। आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी शिक्षक को आप फॉलो कर सकते हैं जहां से आपको समझ में आए। ये नहीं कि अगर हम हमारी चैनल को आप फॉलो करें, जहां से आपको बेहतर समझ में आता है, जहां से आपको बेनिफिट होता है, उस चैनल को फॉलो करिए, उस मास्टर को फॉलो करिए। ठीक है, तो हमने मूल विधि, संविधान को जाना, अब सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं।
नंबर 3 पार्ट है इसका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास हिस्ट्री, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, संस्कृति, भारतीय कृषि एग्रीकल्चर, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण पर्यावरण, नागरिकरण, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 20 भूगोल तथा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सामाजिक प्रथाओं के संबंधित विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मौलिक अधिकार, आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये हमारा सामान्य ज्ञान सिलेबस का पार्ट है। तो इस सामान्य ज्ञान में इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो आयोग द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, आप उस पाठ्यक्रम को फॉलो करिए। उस पाठ्यक्रम को 2-4 बार देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, किस टॉपिक से किस प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब आप अच्छे से इस प्रकार के तैयार प्रश्नों को हल कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। तो सामान्य ज्ञान के कवर के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, या सबसे अच्छा आप लूसेंट से भी अगर कवर करते हैं तो वहाँ से भी आपके 8 से 10 प्रश्न होने के मिल जाते हैं आपको। स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर, और साथ ही अपने इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था और अपना साइंस और कंप्यूटर, इन सब का आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके सामान्य ज्ञान का पोर्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का सिलेबस पाठ्यक्रम। चलते हैं आगे। आगे है हमारा संख्यात्मक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स, मानसिक योग्यता परीक्षा। संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा मैथ्स के अंतर्गत? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, डेसिमल डेसिमल एवं फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाइट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एवं लोन कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ एलसीएम, लघुत्तम समवर्तक, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंट पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स डीआई सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन 2D 3D, अर्थमेटिकल एंड अदर एनालिटिक फंक्शन, अंगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसकुलिनस मतलब विविध। विविध में सारा कुछ कवर कर लेता है, जिसमें वो समुच्चय पूछ लेता है, सेट थ्योरी पूछ लेता है, प्रायिकता पूछ लेता है और आपसे काफी चीजें पूछ लेता है विविध में। तो विविध में सब कुछ काउंट हो जाता है। विविध वाला सिलेबस लगभग 10% आता है। यदि आप बाकी सिलेबस जो है आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, मेंसुरेशन खाली 2D 3D के 3 से 4 टाइप्स क्वेश्चन पूछता है। अगर आप अर्थमेटिक को आप 80% 50% अर्थमेटिक को अच्छा कर लेते हैं तो आप यहाँ से 40 आराम से 35 से 36% क्वांट में बना सकते हैं। क्योंकि विविध वाला 10% आप लास्ट में कवर कर सकते हैं, तो उसका आपको नोटिफिकेशन जारी रहता है। आप उससे पहले इन सभी टॉपिकों को कवर कर लीजिए, डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, क्योंकि वहाँ पे किस किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया था। क्योंकि यूपीएसआई का लेवल, यूपीएसआई में प्रश्न पूछने का लेवल काफी अच्छा रहता है, काफी कैलकुलेटिव रहता है। मानसिक योग्यता परीक्षा, लॉजिकल डायग्राम्स, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षा, लेटर एवं नंबर सीरीज, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों की तार्किक विश्लेषण और अरेंजमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। ये मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इस वाले आपसे पोर्शन से भी कवर किए जाते हैं, जिसमें ये टॉपिक है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं का काफी महत्व है, उन प्रश्नों को आप देखें, क्योंकि 50 से 60% कवर आपका वहीं से हो जाएगा। आप जब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दो मुख लागे कि किस किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा मानसिक योग्यता परीक्षा का सिलेबस पाठ्यक्रम। अब चलते हैं इसके नंबर 4, मानसिक अभिरुचि या इंटेलिजेंस रीजनिंग, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये क्या हमारा चौथा पार्ट है, चौथा सेक्शन, जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। नंबर 1 इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रतिकोण दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका जो हमारा लॉ एंड कानून नियंत्रण व्यवस्था है, कॉम्युनल हेनुमनी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम पुलिस प्रणाली, कंटेम्प्टरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशन व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल थॉटनेस मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिव टूवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर
अल्पसंख्यकों एवं अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक संवेदनशीलता। मतलब जो कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक है, विधि के टॉपिक है, वो इसमें मानसिक रुचि में आते हैं। इससे 3 से 4% आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कांस्टेबल का जो फरवरी में एग्जाम आयोजित किया गया था, 12 से 13 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो वो इसी सिलेबस से कवर किए गए थे। आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। यूपीएससी के पुराने प्रश्नों को देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न इन टॉपिकों से तैयार किए गए थे। आपको प्रश्न का तरीका पता चलेगा, किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर तैयार करता है। तो हमारी ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा का पाठ्यक्रम है। अब चलते हैं नंबर 2, बुद्धि लब्धि परीक्षा। जो हमारा बुद्धि लब्धि परीक्षा है, इंटेलिजेंस रीजनिंग, उसका क्या पार्ट है? रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, मतलब आपको संबंध आंशिक समानता परीक्षण का होगा। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना होगा। सीरीज होगा, श्रृंखला पूरी करना। कोडिंग डिकोडिंग, संकेत लिपि को समझना होगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। प्रॉब्लम बेस्ड एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन होंगे बड़माला आधारित। टाइम सीक्वेंस, टाइम मैनेजमेंट, समय क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम होगा, चार्ट टाइप होगा, आपको ये पूछा जाएगा। मैथमेटिकल आपसे गणना करवाई जा सकती है। अरेंज इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करवाया जा सकता है। तो मतलब ये हमारा जनरल इंटेलिजेंस या बुद्धि लब्धि परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस है। आप सिलेबस को फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग तैयार करिए, आपका मतलब कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नंबर 3 इसका क्या है? तार्किक परीक्षा। एनालॉजी आपने पूछा होगा, एनालॉजी पढ़ा होगा काफी, रीजनिंग में समरूपता बोलते हैं, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंस भिन्नता, स्पेस रेजोल्यूशन, खाली स्थान भरना। खाली स्थान आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरवा लेगा, आपको सीरीज दे देता है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना होगा। एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय। डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने मिले थे प्रीवियस ईयर में। 2017 की परीक्षा में देखिए आप, डिसीजन मेकिंग के 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करवाएगा। पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप, संबंध, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीकरण। एक एक क्वेश्चन दे देगा, आपको सॉल्व करना होगा। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग जो फिगर वाली होती है, इसमें से कौन सी आकृति पूर्ण होगी, कौन सी नहीं होगी, या अगली आकृति कौन सी आएगी, वो सब। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से असमंजस की क्षमता। ये क्या है? हमारा तार्किक परीक्षा। ये हमारा तीसरा पार्ट है इसका। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा का, कि ये सिलेबस है हमारा। ये हमने कंप्लीट पाठ्यक्रम जान लिया अपने चारों सेक्शन का। इन चारों सेक्शन से ये कंप्लीट सिलेबस है। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, इसके अनुरूप तैयारी करिए, आपका 100% परीक्षा में सिलेक्शन होगा। कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और आपको इनका प्रीवियस पेपर जरूर देखना चाहिए, उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इनको करते हैं, डे बाई डे आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप परीक्षा में। देखते हैं आगे इसका। तो आपको दिखाई दे रहा होगा वैकेंसी। वैकेंसी की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। देखिए 2017 में यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई थी? 2017 में आई थी 3300 वैकेंसी। 3300 वैकेंसी 2017 में आई थी। 9534 वैकेंसी 2021 में आई थी नोटिफिकेशन के थ्रू। 2021 का नोटिफिकेशन जब 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब लगभग 6000 वैकेंसी थी। बाद में 3500 वैकेंसी उसमें ऐड हुई थी, इसलिए 9534 वैकेंसी फाइनल हुई थी। लगभग 8500 9000 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, बाकी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी, खाली चली गई थी। लगभग देखिए कितना परसेंट, लगभग 65 से 66% ज्यादा वैकेंसी आई थी 2021 में 2017 के मुकाबले। ठीक है, 3300 वैकेंसी 2017 में जब आई थी, तो यहाँ भी 27 से 28 वैकेंसी फिल हुई थी। यहाँ भी 400 से 500 वैकेंसी खाली चली गई थी। क्यों खाली चली गई थी? क्योंकि 50% सेक्शनल कट ऑफ था, 50% ओवरऑल कट ऑफ था। बच्चे सेक्शनल कट ऑफ जीएस में पार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वैकेंसी खाली चली गई थी। तो देखिए 2017 में मेल के लिए 2700 वैकेंसी थी, 3300 में से, और 600 वैकेंसी फीमेल के लिए थी। 2021 में देखिए यहाँ पे मेल के लिए 7729 7729 वैकेंसी थी, 9534 में से 1805 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी की थी। मतलब फीमेल कैटेगरी की अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो भी आप तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि फीमेल कैटेगरी में वैकेंसी काफ़ी खाली रह जाती हैं। वैकेंसी मतलब लड़कियां, फीमेल का जो हमारी महिलाएं, वो यहाँ पर परीक्षाओं को पास नहीं कर पाती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास नहीं कर पाती, इसलिए वैकेंसी खाली चली जाती हैं। इसलिए आप महिला कैटेगरी से हैं तो भी आप अच्छे इस पर कुछ पोस्ट पर जा सकती हैं, आप इसकी तैयारी कर सकती हैं। और मेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है ये। 2025 में या 2026 में वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। तो ये हमने 2017 2021 की वैकेंसी को देखा कि इस प्रकार से कितनी वैकेंसी आई थी और कितनी मेल थी, कितनी कैंडिडेट की फीमेल वैकेंसी थी। अब चलते हैं इसके कट ऑफ के बारे में, ट्रेंड देख लेते हैं।
तो 2017 का फाइनल कट ऑफ था, 2017 का फाइनल कट ऑफ। 2017 में एक ही कट ऑफ जारी हुई थी, मेल फीमेल की अलग कैटेगरी नहीं आई थी, सारी केवल एक ही कट ऑफ जारी की गई थी आयोग द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा। अगर आप यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से थे, अंडरग्रेड कैटेगरी से, अगर आप 252.46 मार्क्स आपके थे, मतलब आपके 252, मतलब 253 नंबर थे आपके मार्क्स थे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था यहाँ पर। ओबीसी से 230 नंबर, एससी से 227 नंबर, एसटी से 243 नंबर। अगर आपके इतने मार्क्स थे यहाँ पर इन कैटेगरी से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था 2017 की फाइनल कट ऑफ में। मतलब आप देखिए 400 में से अगर 250 अंक प्राप्त कर रहा था कोई बच्चा, तो उसका यूआर कैटेगरी सिलेक्शन हो गया था। और 230 नंबर ओबीसी कैटेगरी में, एससी में 227 नंबर, एसटी में 243 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो आप देखिए 2017 का इतना कठिन पेपर था, इतनी कम वैकेंसी होने पर भी इतनी लो कट ऑफ गई। ये 2017 का पेपर का सब परिणाम था कि 2017 का पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था। अब 2021 की कट ऑफ देख लेते हैं। 2021 की फाइनल कट ऑफ, 2021 की फाइनल कट ऑफ काफी बड़ी, 2021 के मुकाबले, 2017 के मुकाबले 2021 की कट ऑफ काफी बड़ी, लगभग 50 से 60 70 नंबर तक बड़ी। यहाँ पर फीमेल और मेल कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ आई थी, मेल की अलग आई थी, फीमेल की अलग आई थी। फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2017 में नहीं था, इसलिए वहां पर नहीं था। 2021 में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर आ गया था, जो कि हमारा संविधान संशोधन हुआ था। जो हमारा आर्थिक रूप से कमजोर थी, ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया गया था, तो उनकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट की लगी थी, क्योंकि वहां पर फीमेल की वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 303.95 थी, अगर 303 मतलब 304 मार्क्स थे आपके विद नॉर्मलाइजेशन, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से थे आप, युवा कैटेगरी से, और आप मेल कैंडिडेट, तो आपका 316 मतलब 317 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेल कैटेगरी में 400 में से। देखिए काफी अच्छी कट ऑफ है, ये काफी कट ऑफ बढ़ गई थी 2021 में 2017 के मुकाबले। अगर आप महिला कैटेगरी से हैं, मतलब फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपके 296 मतलब 297 नंबर थे आपके विद नॉर्मलाइजेशन, तो आपका 297 नंबर में अनरिजर्व कैटेगरी, युवा कैटेगरी रेशो में मतलब आपका सिलेक्शन हुआ था फाइनल। ओबीसी कैटेगरी में 305, अगर आप ओबीसी कैटेगरी की मेल कैटेगरी में थे, तो आपका 305 नंबर होना चाहिए था और नॉर्मलाइजेशन के साथ, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 285, अगर आप महिला कैटेगरी से, फीमेल कैटेगरी से ओबीसी में, तो 285 नंबर, 286 नंबर लगभग विद नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन मार्क के साथ आपके इतना स्कोर हुआ था, तो आपका फाइनल सिलेक्शन 2021 वाली वैकेंसी में हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 279.136, अगर आपके कितने मार्क्स थे, मतलब 280 मार्क्स थे एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के, तो आपके सिलेक्शन हो गया था एससी कैटेगरी में। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो 257 मतलब 258 नंबर आपके थे, 258 मार्क्स थे आपके एससी कैटेगरी में, तो आपका 258 मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अगर आप बात करें एसटी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आप मेल कैंडिडेट है, तो 244.316 मतलब 245 के अंतर्गत आपके 245 नंबर के आसपास आपके नंबर थे, अंक थे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था एसटी कैटेगरी में। और फीमेल के लिए 223 मतलब 224 के आसपास मार्क थे, तो आपका फीमेल कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो गया था फाइनल सिलेक्शन 2021 की एसआई भर्ती में। तो आपने ये देखा, यूआर, ओबीसी, एसटी, एसटी, एवीडब्ल्यूएस, पांचों कैटेगरी को कट ऑफ देखा, कट ऑफ का ट्रेंड देखा 2017 से 2021 की कितना ट्रेंड हुआ। जबकि 2017 का पेपर बहुत हार्ड था, 2021 का पेपर 2017 के मुकाबले 18 था, 19 भी नहीं था, 20 से भी नहीं था, मतलब कम से कम 25, 20 से लेकर 25% तक आसान पेपर था 2021 में 2017 के मुकाबले। 2017 में नॉमिनेशन में थोड़ा, 2021 में जो हुआ था, 2021 में नॉमिनेशन ज्यादा मिला था बच्चों को, ये घटा था, इस वजह से भी कट ऑफ ज्यादा गई थी। वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, मतलब समझिए आप पेपर भी आसान था, पेपर आसान होगा तभी तो कट ऑफ ज्यादा गई ना। 2017 में पेपर कठिन था, वैकेंसी भी कम गई थी, वैकेंसी भी कम थी, तो भी कट ऑफ कम गया था। तो आपने ये देखा 2017 2021 का फाइनल कट ऑफ। अब इसकी वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 2025 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी आ सकती है। या तो देखिए, इलेक्शन है 2027 में यूपी में, या 2025 में आपको वैकेंसी देखने मिल सकती है, या 2026 के स्टार्टिंग में देखने मिल सकती है, क्योंकि सरकार को क्रेडिट लेना है इस वैकेंसी का, तो सरकार आपको वैकेंसी तो जरूर देगी आपको। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती परीक्षा का आयोजित की गई थी फरवरी में, उसका एग्जाम रद्द हो गया था। फिर अभी 25, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को दोबारा आयोजित किया गया था, उसका वो रिजल्ट आना बाकी है। और उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद ही लग रहा है यूपीएसआई पे भर्ती पे काम चालू होगा। तो अभी जैसे कि न्यूज पता चल रही है यूट्यूब चैनल से या आयोग द्वारा, तो लगभग 5,000 से प्लस, 5,000 या 6,000 के आसपास समथिंग आपकी यूपीएसआई में 2025 से 26 जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो आप अपनी अच्छी से तैयारी करती रहिए। 5,000 6,000 वैकेंसी के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, लगभग 10 से लेकर 15 लाख बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता कर लीजिए। लगभग आप मान के चलिए 160 में से 130% के आसपास आप टारगेट करिए, 130-135 का, तो आप अच्छा कर पाएंगे।
अगर आप इतना अच्छा कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई भी। इसकी उम्मीद कब है? फरवरी से लेकर जुलाई तक। फरवरी से मान सकते हैं, फरवरी हम 2025 से माना है हमने, और जुलाई 2025 तक 5 से 6 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आने की उम्मीद है। कहीं तो कुछ भी निकाल सकता है, सरकार कभी भी वैकेंसी निकाल सकती है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। कंटिन्यूटी बहुत आवश्यकता है कंपटीशन के लिए। अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। और आप किसी अन्य बत्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूटी के साथ आप धैर्य से रात डेली का काम कर रहे हैं तो आपको सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आप यूपीएससी का 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हिंदी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। और जीएस की कक्षा अति शीघ्र मतलब 1 वीक या 10 से 15 दिन में अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ होने जा रही है। तो आप वहाँ से जीएस को भी कवर कर सकते हैं। मूल विधि का सेक्शन आप अभी हमने बताया था आपको, एक आदित्य नाम के सर के यूपीएसआई हैं सिलेक्टेड दरोगा। आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और उसका वहाँ पर वो आपको मूल विधि कवर करा रहे हैं, वो संविधान भी आपको कवर करा रहे हैं, तो वहाँ से आप मूल विधि संविधान को आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूपीएसआई का कंप्लीट डिटेल, जो कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, और कितने नंबर के होते हैं, और क्या कट ऑफ था, क्या वैकेंसी था, क्या वैकेंसी आ सकती है, क्या ट्रेंड रहता है, कितने बच्चे प्रतिभाग करते हैं, ये सब हमने जाना इस वाली वीडियो में। अगर आप हमने लास्ट वीडियो में अपने एसएससी जीडी के बारे में बात की थी, लास्ट लास्ट संडे को। इस संडे यूपीएससी पे बात की है हमने। अगर आप किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें। नेक्स्ट संडे हम उस एग्जाम पर हम चर्चा करेंगे। हर संडे हम एग्जाम पर चर्चा करते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि आप उसी हिसाब से अपने एग्जाम को टारगेट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज क्या था हमारी चर्चा? आज की चर्चा थी हमारी यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती पर, जिसकी वैकेंसी 2025 से 2026 में आपको देखने जरूर मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ लगातार करते रहिए, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें कि आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, ये आपको जो वीडियो आपके लिए कैसे लाभदायक है, कि इस प्रकार से आपको एग्जाम को सहायता मिलेगी, आपको एग्जाम के पैटर्न को जानने में। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।